हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को जो पीजीटी का क्वेश्चन करवा रही थी DSSB का, उसी में ये आगे क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से झीलों का कौन सा समूह उनमें उपस्थित लवणता की मात्रा के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ये बी वाला है। इसमें जो है आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो जो है सबसे पहले ग्रेट सॉल्ट लेक आएगा, फिर उसके बाद डेड सी, फिर वान झील। ये जो वान झील है इसमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। झील समूह में उपस्थित लवणता की मात्रा के आरोही क्रम निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। पहला है ग्रेट सॉल्ट लेक जिसमें 220% है, फिर डेड सी 238%, टर्की का वान झील 330%। इसकी व्याख्या है, सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। इसे प्रति 1000 इकाई में जो है ये व्यक्त किया जाता है। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में सही है? पहला कथन है कि जो है यह मापती है कि एक वायुखंड एक तापमान विशेष पर संतृप्ति के कितना निकट है, और दूसरा है कि न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता प्रातः काल के दौरान होती है, और तीसरा है यह आर्द्र वायु के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प के द्रव्यमान का अनुपात होती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो केवल ए वाला है, एक सही है। यह मापती है कि खंड एक तापमान विशेष पर संतृप्ति के कितना निकट है, यही वाला सही है। व्याख्या इसकी देखते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है यह मापती है कि वायुखंड एक तापमान विशेष पर संतृप्ति के कितना निकट है। यह किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य या नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को जो है सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह जो है अधिकतम तथा सायंकाल में न्यूनतम होती है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है ये सुबह अधिकतम तथा सायंकाल के समय जो है न्यूनतम होती है। तापमान बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता जो है कम हो जाती है तथा घटने पर बढ़ने लगती है, क्योंकि निरपेक्ष आर्द्रता तो स्थिर रहती है जबकि सामर्थ्य में अंतर आता है। आगे का क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, इनमें जो है बताना है कि ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं। कथन दिया है, वायुमंडल की समताप मंडल परत को हवाई जहाज उड़ाने के लिए अधिमान्य किया जाता है, और इसका कारण दिया है, समताप मंडल परत अपेक्षाकृत स्थिर होती है तथा हवा के ऊर्ध्वाधर प्रवाह से पहचानी जाती है। तो इसकी जो है इसका जो सही ऑप्शन है ये सही है, लेकिन ये जो कारण दिया है ये गलत है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। वायुमंडल की समताप मंडल परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए अधिमान्य किया गया है, क्योंकि समताप मंडल परत अपेक्षाकृत स्थिर होती है तथा हवा के ऊर्ध्वाधर प्रवाह से नहीं पहचानी जाती है। ट्रोपोपॉज के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है। जो ट्रोपोपॉज के ऊपर की परत है इसे जो है समताप मंडल कहा जाता है। इस पूरे मंडल में तापमान ना तो ऊंचाई के साथ बढ़ता है ना ही घटता है, वरन जो है समान रहता है, एक समान हमेशा रहता है। 71वां क्वेश्चन है, चिनूक पवनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है, ये स्थानीय ऊर्ध्वाधर पवनें हैं तथा स्थानीय रूप से प्रभावित क्षेत्रों की मौसम की स्थिति को अधिक रूप में प्रभावित करती हैं। दूसरा है, इन पवनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में फॉन कहते हैं, फॉन के नाम से जाना जाता है। ये तो गलत है, दूसरा वाला। तीसरा है कि चिनूक पवनों को स्नो ईटर भी कहा जाता है, क्योंकि तापमान में अचानक वृद्धि के कारण ज़मीन की सतह पर मौजूद बर्फ़ पिघल जाती है। इसमें मुझे लग रहा दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर। ए, हाँ, पहला और तीसरा ऑप्शन जो है इसमें सही है। चिनूक पवने, इसकी व्याख्या है, चिनूक पवने स्थानीय ऊर्ध्वाधर पवने हैं जो स्थानीय रूप से प्रभावित क्षेत्रों में मौसम की स्थिति को अधिक प्रभावित करती हैं। पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क स्थानीय हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे चिनूक कहा जाता है तथा यूरोप में फॉन कहा जाता है।
चिनूक पवनों को स्नो हीटर भी कहा जाता है क्योंकि तापमान में अचानक वृद्धि के कारण ज़मीन की सतह पर मौजूद बर्फ़ जो होती है वो पिघल जाती है। 72वां क्वेश्चन है, इसमें जो है लिस्ट फर्स्ट दिया है और सेकंड दिया है, इन सबको आपस में मिलाना है। ग्रीन माउंटेन, अमाडबलामा पर्वत, उसके बाद फिर टेबल पर्वत, इंद्रधनुष पर्वत, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। इंद्रधनुष। अब इसकी जो है, इसमें जो सही ऑप्शन है ये डी वाला है, डी वाला। देखते हैं इसकी में क्या व्याख्या में क्या दिया। हरा पर्वत जो है ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अब अमाडबलाम पर्वत नेपाल का है, टेबल पर्वत दक्षिण अफ्रीका का है और इंद्रधनुष पर्वत जो है ये चीन का है। इसको याद कर लेते हैं। हरा पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, अमाडबलाम पर्वत नेपाल, टेबल पर्वत दक्षिण अफ्रीका और इंद्रधनुष पर्वत चीन। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जानवरों के परिक्षेपण में सामूहिक निर्गमन शामिल है। तो इसका 73वां का सही ऑप्शन है टी, जो द्रुत परिक्षेपण होता है, रैपिड डिस्पर्सल। रैपिड डिस्पर्सल जो होता है, इससे किस प्रकार के जानवरों के परिक्षेपण में सामूहिक निर्गमन शामिल है, रैपिड डिस्पर्सल में। देखते हैं, द्रुत परिक्षेपण प्रकार के जानवरों के परिक्षेपण में सामूहिक निर्गमन शामिल है। परिक्षेपण किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर या पृथ्वी पर समय समय पर जीवों का प्रसार या बिखराव, इसे ही परिक्षेपण। डिस्पर्सल जो होता है ये समय समय पर जीवों का प्रसार या बिखराव होता है। पौधे और जानवरों दोनों में फैलाव आमतौर पर प्रजनन के समय होता है। फैलाव को प्रजनन के लिए व्यक्तिगत जीवों की उनके जन्म स्थल से अन्य स्थानों तक आवाजाही के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी वनस्पतीय साम्राज्यों में सबसे व्यापक साम्राज्य है। तो इसमें जो है ये सी, बोरियल क्षेत्र जो होता है, सी वाला ऑप्शन सही है। ये जो है सबसे व्यापक साम्राज्य है वनस्पतियों में। व्याख्या देखते हैं। बोरियल क्षेत्र जो होते हैं, बोरियल क्षेत्र सभी वनस्पति साम्राज्यों में सबसे व्यापक साम्राज्य हैं। इसके अंतर्गत मध्य अमेरिका को छोड़कर समस्त उत्तर अमेरिका, यूरोप और ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब मध्य अमेरिका को छोड़कर उत्तरी अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है तथा यह सभी वनस्पतीय जगत में सर्वाधिक विस्तृत है। इसके अंतर्गत कई उपजगत तथा प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है, जैसे रोम सागरीय प्रदेश, राकीज पर्वतीय प्रदेश, अटलांटिक उत्तरी अमेरिकी प्रदेश, यूरो साइबेरियन प्रदेश तथा आर्कटिक उपार्कटिक प्रदेश आदि। पूरा उष्णकटिबंधीय जगत के अंतर्गत अफ्रीका का अधिकांश भाग, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन का दक्षिण एवं मध्यवर्ती भाग सम्मिलित किया गया है। नवायनवृत्तीय जगत के अंतर्गत पैटागोनिया तथा दक्षिण चिली को छोड़कर समस्त दक्षिण अमेरिका का भाग सम्मिलित किया जाता है। 75वां क्वेश्चन है, खुले और विभिन्न आकारों और प्रकारों अपेक्षाकृत स्थित समतुल्यता में जीवों और अकार्बनिक घटकों से युक्त भौतिक प्रणालियों की एक विशेष श्रेणी को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसको जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। इसको जो है टांस लेने दिया था सबसे पहले। व्याख्या देखते हैं। खुले और विभिन्न आकारों और प्रकारों अपेक्षाकृत स्थित समतुल्यता में जीवों और अकार्बनिक घटकों से युक्त भौतिक प्रणालियों की एक विशेष श्रेणी को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। इसकी जो है देखिए, इसकी व्याख्या एजी टांसले ने सबसे पहले 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र जो है शब्द का प्रयोग किया था। टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक तथा अजैविक घटकों से होती है। उन्होंने पुनः बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये एक गतिक तंत्र है। इनकी संरचना दो प्रमुख भागों से होती है, जो जियोम या बायोम। पहला और दूसरा होता है निवास क्षेत्र। 1869 में सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के रूप में किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1889 में सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के रूप में किया था। 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल को कशेरुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति से पहचाना गया था। ऑर्डोविशियन काल। ये तो सही है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्डोविशियन काल को कशेरुकी जंतुओं मतलब जिन वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास मतलब रीढ़ की हड्डी होती है,
ऑर्डोविशियन काल को कशेरुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति से पहचाना गया था। इस युग का आरंभ आज से 50 करोड़ वर्ष पहले हुआ था तथा समाप्ति जो है वो 44 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ऑर्डोविशियन युग में अलवणीय जल ताज़ा जल में पहली बार रीढ़ वाले प्राणियों का विकास हुआ था। वे जीव बिना जबड़े वाले तथा अस्थि कवच से युक्त शरीर वाले थे जिनका रूप मछली जैसा था। कैम्ब्रियन युग आज से 600 मिलियन वर्ष पूर्व कुल 100 मिलियन वर्ष में भूमंडल की जो है कैम्ब्रियन युग में जो है वो भूमंडल की जलवायु गर्म थी। इस युग में पादपों में शैवाल, कवक तथा बैक्टीरिया तथा प्राणियों में कई प्रकार के सूक्ष्मजीव तथा रीढ़ विहीन जंतुओं का आविर्भाव हुआ था। इस युग में सागरीय जीवों में जीवों के उद्भव अधिक हुए। मायोसीन युग आज से 25 मिलियन वर्ष पूर्व कुल अवधि 14 मिलियन वर्ष में स्तनधारी जंतुओं की संख्या तथा प्रजाति में वृद्धि हुई है। अगला है कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय बायोम में झाड़ी समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? चैपरेल होना चाहिए, हाँ सी, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय जो है बायोम में झाड़ी समुदाय को चैपरेल झाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कम उर्वरक तथा हल्की मिट्टी वाले भागों में चैपरेल की घनी झाड़ियों का विकास होता है। भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय बायोम का विस्तार दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इस बायोम के अंतर्गत भूमध्य सागरीय के किनारे फैले यूरोपीय भाग, उत्तर अमेरिका में कैलिफोर्निया, उत्तर पश्चिम अफ्रीका का भूमध्य सागरीय तटवर्ती भाग, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग तथा दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग आते हैं। इस प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषता है शीतकाल में औसत तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वर्षा 37 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए निवल प्राथमिक उत्पादन NPP होता है। इसका आंसर होगा डी जो है इस पे है सकल प्राथमिक उत्पादन शोषण के माध्यम से माइनस शोषण के माध्यम से नष्ट हुई ऊर्जा। व्याख्या देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए निवल प्राथमिक उत्पादन सकल प्राथमिक उत्पादन शोषण के माध्यम से नष्ट हुई ऊर्जा होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए जो निवल प्राथमिक उत्पादन है ये सकल प्राथमिक उत्पादन और शोषण के माध्यम से नष्ट हुई ऊर्जा होती है। जीवमंडल में पोषण स्तर एक के स्वपोषित जीवों द्वारा प्रति समय इकाई तथा प्रति क्षेत्रीय इकाई में संग्रहित ऊर्जा की मात्रा को उत्पादकता कहते हैं। उत्पादन का कार्य प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा होता है। उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर जीवों को मुख्य रूप में प्रकाश स्वपोषित एवं रसायन स्वपोषित कहते हैं। प्रकाश स्वपोषित जीवों को प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उत्पादन को दो रूपों में व्यक्त किया जाता है, सकल प्राथमिक उत्पादन और नेट प्राथमिक उत्पादन। अगला है कि निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ? तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, सिल्यूरियन तथा डेवोनियन काल में। देखें व्याख्या इसकी देखते हैं। सिल्यूरियन तथा डेवोनियन काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण जो है शुरू हुआ था। सिल्यूरियन आज से 440 मिलियन वर्ष पूर्व और इसकी कुल अवधि 40 मिलियन वर्ष है। इसमें जलवायु जो थी वो शीतल होने लगी थी। वनस्पति विकास के कारण पर्याप्त भोजन सुलभ हो जाने के कारण विविध प्रकार के जंतुओं का आविर्भाव हुआ। डेवोनियन युग में आरंभिक जंतुओं के जीवन रूप में अत्यधिक विकास हुआ। आद्य मछलियों में अस्थि वाली गिल्स का निर्माण हुआ। इस युग में सर्वप्रथम जल भूमिका जावा तथा मकड़ों का उद्भव हुआ। जल भूमिका वाले जीवों तथा मकड़ों का उद्भव हुआ। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं? तो इसमें जो है ये इंडो बर्मा क्षेत्र होगा। 4 हॉटस्पॉट स्थल जो है अपने इंडिया में है। इसमें देखते हैं व्याख्या। इंडो बर्मा क्षेत्र भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। ऐसा स्थान जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। अर्थात जहाँ स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से जातियों की समृद्धता है वहाँ आवास निवास का संकट बना हुआ है। ऐसे स्थल को संवेदन क्षेत्र कहते हैं। भारत में कुल
4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं: हिमालयी हॉटस्पॉट, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट और सुंडालैंड हॉटस्पॉट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवी अनुक्रमण के प्रावस्थाओं में से एक नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फेजेज ऑफ बायोटिक सक्सेशन? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, फेज ऑफ एडजस्टमेंट। ये बायोटिक सक्सेशन का पार्ट नहीं है। व्याख्या है इसका, समायोजन प्रावस्था जीवीय अनुक्रमण के प्रावस्थाओं में से एक नहीं है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या आवास में वनस्पति के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को अनुक्रमण कहते हैं तथा इस प्रकार के परिवर्तन के क्रम को क्रमिक कहते हैं। क्लीमेंटस ने वनस्पति के अनुक्रमिक विकास या जैविक अनुक्रम में 5 अवस्थाओं का जो है उल्लेख किया है। इसमें जो है ये अक्सर उसमें इन्वायरमेंट वाले पीसीएस में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है। पहला है कि विस्त्रीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ये जो है अक्सर मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर विषमपोषी जंतुओं को निम्नलिखित में किन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। एक सेकेंड, ए वाला कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर विषमपोषी जंतुओं को निम्नलिखित में से किन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें होगा मृतोपजीवी, परजीवी और होलोजोइक। व्याख्या इसकी देखें, कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर विषमपोषी जंतुओं को मृतोपजीवी, परजीवी, होलोजोइक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मृतजीवी वे जंतु होते हैं जो मृत पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त जैविक या कार्बनिक यौगिक को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। परजीवी वे जंतु होते हैं जो दूसरे जंतुओं से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। और प्राणी संभोजी वे जंतु होते हैं जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। तीसरा 83 है, चरमोत्कर्ष वनस्पति की प्रकृति के बारे में एक चरम सिद्धांत कहता है। मोनोक्लाइमेक्स जो होते हैं इनकी जो है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। ए है, क्षेत्रीय जलवायु चरमोत्कर्ष वनस्पति का प्रमुख नियंत्रण है। मतलब जहाँ की जैसी जलवायु होगी, जैसे जो चरमोत्कर्ष वनस्पति होती है वो अब वहाँ की जलवायु के द्वारा जो है नियंत्रित होती है। इसकी व्याख्या है, चरमोत्कर्ष की प्रकृति के बारे में एक चरम मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत कहता है कि क्षेत्रीय जलवायु चरमोत्कर्ष वनस्पति का प्रमुख नियंत्रण है। किसी भी आवास में वनस्पति समुदाय के अनुक्रमण की प्रक्रिया का अंतिम बिंदु या अंतिम चरण चरम समुदाय की स्थापना है। इस संदर्भ में क्लेमेंट्स ने एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है कि जीवमंडल बायोस्फीयर में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं? कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक। देखते हैं इसमें कार्बनिक और अजैविक होना चाहिए, ऊर्जा तो डी वाला ऑप्शन सही है। डी में क्या है, तीनों है, मतलब सबका मतलब इसमें सारे के सारे आते हैं। व्याख्या इसकी देखें, जीवमंडल बायोस्फीयर में कार्बनिक घटक, अजैविक घटक तथा ऊर्जा घटक शामिल किए जाते हैं। जीवमंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त जो है एक आवरण होता है जिसके अंतर्गत वनस्पति तथा पशु जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। जीवमंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र होता है जिसमें जैविक अजैविक 2 संगठक होते हैं। जैवमंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल व मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। 85 है, घास के मैदान की सूची और इनको मिलाना है। वेल्ड जो है कहाँ का है? प्रेयरी तो उत्तरी अमेरिका का है। पंपास डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। फिर उसके बाद पंपास साउथ अमेरिका का, वेल्ड जो है अफ्रीका का। तो ए में तीसरा देखते हैं, एक ही ऑप्शन में है तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। व्याख्या इसका है, वेल्ड अफ्रीका, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 86 है, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, स्पर्धी अपवर्जन का कानून कहता है कि कोई भी 2 प्रजातियां समान निकेत को ग्रहण नहीं करेंगी तथा एक ही पर्यावास में समान संसाधनों के लिए बहुत लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी।
और दूसरा है कम प्रभावी प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावी प्रजातियां विस्तृत तथा व्यापक पारिस्थितिकी निकेत ग्रहण करती हैं। तो दूसरा तो सही है। और तीसरा है पारिस्थितिकी निकेत जनसंख्या संसाधन चर से प्रभावित नहीं होती हैं। इसमें सी ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। व्याख्या इसकी देखते हैं, सी वाला सही है। पारिस्थितिकी निकेत अथवा नीचे शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेनेल्स ने इसको दिया था। इन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों तथा उपजातियों, एक सेकेंड, इन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों के स्थानीय वितरण व्यवस्था को इसी माध्यम से निरूपित किया था। किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की अनेक जातियों एवं उपजातियां जो है निवास करती हैं। प्रत्येक जातियां अथवा उपजातियों का उस क्षेत्र में एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित होता है। उसी क्षेत्र की सीमा में ये निवास करते हैं तथा अपना जीवन यापन करते हैं। यही सुरक्षित क्षेत्र निलय, निक अथवा निकेत कहलाता है। निकेत स्पर्धी अपवर्जन का कानून कहता है कि कोई भी दो प्रजाति समान निकेत को ग्रहण नहीं करेंगी तथा एक ही पर्यावास में समान संसाधनों के लिए बहुत लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी। कम प्रभावी प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावी प्रजातियां विस्तृत तथा व्यापक पारिस्थितिकी निकेत ग्रहण करती हैं। पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाले कारक 3 हैं, जिसमें है संख्या चर, निकेत चर, आवास चर। अगला है रामसर कन्वेंशन नामक एक अंतर सरकारी संधि पर आधारित है। ये तो जो है वेटलैंड्स पे है, सी ऑप्शन सही होगा। रामसर कन्वेंशन नामक एक अंतर सरकारी संधि जलमय भूमि पर आधारित है। ये जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में जो है इसमें वो किया गया था, प्रतिपादन इसका किया गया था। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत ने जो है 21 दिसंबर 1975 पर इस पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। 88 क्वेश्चन है, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं MBT द्वारा अलग की गई हैं? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो इसमें जो है इसका सही ऑप्शन है ए वाला, ये इसका सही ऑप्शन है, लघु हिमालय तथा शिवालिक। व्याख्या देखते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय श्रृंखलाएं मुख्य परिसीमा क्षेप या MBT द्वारा अलग होती हैं। बृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। ओके, थैंक यू।